Good morning everyone. So today we will study about the ruling the rural areas. Okay, this is your history chapter number 3. इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे ब्रिटिश एरा में मॉडर्न हिस्ट्री में हम ब्रिटिश एरा के बारे में पढ़ रहे हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करने का मिल गया था, राइट। ठीक है, वो भी मिला था कहाँ पर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कंपनी बिकम द दीवान, कंपनी जो है वो दीवान बन गई थी। ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। बंगाल का जो है मुगल एम्परर ने अपॉइंट कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि बंगाल के दीवान से है। और दीवान एज द दीवान कंपनी को जो है चीफ फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल, यानी अपना जो फाइनेंस का सारा देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन जो अपनी होल्ड रखनी है पूरी टेरिटरी पे, उनका कंट्रोल हो गया था। ठीक है, कंपनी का ऑर्गेनाइजिंग लैंड रेवेन्यू रिसोर्सेज, यील्ड रेवेन्यू रिसोर्सेज मतलब सारा जो रेवेन्यू क्या होती है, इनकम होती है। ठीक है, लैंड की जो लैंड रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं इनको ऑर्गेनाइज करने का हक था पूरा। ठीक है, और इन्हीं को राइट था कि वो सारे जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं उसको वो मीट करें। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही पढ़ेंगे कि दीवानी ऑफ बिहार, बंगाल, उड़ीसा 1765 में उनके पास कैसे आई थी। द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैज़ टू मूव विद सम कैश क्वेश्चन। ठीक है, कंपनी ने सीख लिया था कि उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए जिनके साथ वो जो है मूव करेंगे। ठीक है, एलियन पावर जो थी उनके पास, इट नीडेड टू पेसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड एंड एंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। यानी जो एम्परर, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कंट्री के अंदर वो इंजॉय करना चाहते थे सारी अथॉरिटी यानी पावर को, और जो सम्मान जो उनको मिलता है उसे। रेवेन्यू फॉर द कंपनी को रेवेन्यू की क्यों ज़रूरत थी, यानी इनकम की क्या ज़रूरत थी, उसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले उनके दो ऑब्जेक्टिव थे कंपनी के, एक तो अपनी कमाई बढ़ाना यानी रेवेन्यू इंक्रीज करना, दूसरा था फाइन कॉटन और सिल्क क्लोथ्स यहाँ से चीप रेट पे लेना, खरीदना। ठीक है, और बिफोर दिवानी ग्रांटेड कंपनी इम्पोर्ट gold and silver from Britain. After Diwani, the revenue collected in Bengal could finance the purchases of good for export. यानी कि दीवानी के बाद जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वहाँ से बंगाल से, उससे ही जो फाइनेंस का है, गुड परचेज करने का जो फाइनेंस है एक्सपोर्ट करने के लिए, वो उनको मिल जाता था। ठीक है, तो इससे हमें यही समझ आता है कि कंपनी जो है वो बहुत ब्रेन गेम खेल रही थी कि यहाँ से सस्ते रिसोर्सेज जो हैं वो ख़रीदो और बाहर जाके उसको वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो आप महंगे दामों पे अपने जो रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्ट हैं, वो आप सेल कर दो। ठीक है, जिससे कि उनका ही जो है होल्ड रहे। फाइन, और इसी के साथ साथ फिर हम आगे अब जो पढ़ रहे हैं इसके फीचर्स के बारे में, वो है एवरीथिंग इन बंगाल डिमोलिश्ड, यानी सारी चीज़ें जो हैं वो डिमोलिश हो गई थी बंगाल में। फोर्स टू सेल देयर गुड्स टू कंपनी इन लो प्राइस, बंगाल में जितने भी सिटीजन थे, जो भी पीजेंट थे, उनको गुड को सेल करना फोर्स किया जाता था कि कंपनी को लो रेट पे ही जो है सेल करो, बेचो। आर्टिसनल प्रोडक्शन डिक्लाइन, यानी कि जो वहाँ के प्रोडक्ट थे वो भी डिक्लाइन हो रहे थे। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो पीजेंट्स हैं वो भी ड्यूज़ जो हैं वो नहीं पे कर पा रहे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो उनको प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा था। ठीक है, सिर्फ जो इनकम आ रही थी वो सारी कहीं ना कहीं वो इनके रेवेन्यू में चली जाती थी देने के लिए। डेट वर बीइंग डिमांडेड, और जो ड्यूज़ थे वो उनके बारे में बार बार डिमांड करते थे कि भाई आपके ड्यूज़ पेंडिंग हैं, यानी आपका बकाया बचा हुआ है तो आप उसको पे करो। एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन कोलैप्स्ड, यानी जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन होती थी, यानी खेती बाड़ी का जो भी था, वो सारी जो फसलें हैं वो उनको कोलैप्स कर दिया, यानी कि आप उनकी ही मंजूरी से जो है वो उगा सकते हो कुछ भी। 1770 में अ टेरेबल फेमिनिन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, एक बहुत बड़ी आपदा आई जिससे 1770 में 10 मिलियन लोगों से ज़्यादा लोग जो है 1/3 पॉपुलेशन का वो वहाँ से वाइप्ड आउट हो गए, यानी कि उनकी डेथ हो गई। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उनके बारे में जानने का। ठीक है,
अब रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम किस तरीके का होता है। ठीक है, सो इसमें आ जाते हैं आपके सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट, जिसके अंदर टेरिटरी ऑफ बंगाल, ओडिशा एंड बिहार। ठीक है, यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट की बात करी गई थी 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने ये इंट्रोड्यूस किया था। ज़मींदारी बंदोबस्त का भी नाम इसको दिया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। उसके अलावा महलवारी सेटलमेंट था जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में था। कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश के भी इसके अंदर आते हैं। फाइन। उसके बाद हम इनकम ऑफ रेवेन्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। परमानेंट सेटलमेंट जो है 1793 एज आई टोल्ड यू चार्ल्स कॉर्नवेलिस ने इंट्रोड्यूस किया था। ये गवर्नर जनरल थे इंडिया के जब परमानेंट सेटल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके फीचर यही थे परमानेंट सेटलमेंट के, द रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड वॉज फिक्स परमानेंटली, पहले से ही फिक्स था कि आपको इतना जो रेवेन्यू है वो देना ही देना है, उसमें कोई रिवीजन का स्कोप नहीं था। लोकल ज़मींदार थे जो उनको कलेक्ट करना होता था रेवेन्यू, यानी इनकम कलेक्ट करनी होती थी पीजेंट से, और उनको टाइमली पे करना होता था कंपनी को। ठीक है, अगर जो क्रॉप है वो नहीं उग पाई, जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट आ गई, ठीक है, यानी सूखे में, बाढ़ में, तो जो लैंड है वो उनके कब्जे में आ जाती थी। अब इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैज़ टू बी एनकरेज। ठीक है, एग्रीकल्चर हैज़ टू बी इम्प्रूव, एग्रीकल्चर को भी अच्छा करना था, इम्प्रूव करना, सुधार करना था, और इन्वेस्टमेंट भी जो है वो लैंड पे जो है वो उसको बढ़ावा देना था। ठीक है, इसके अंदर ये दो चीज़ें थी। इनकम जो है कंपनी की वो इससे बढ़ी, इस सिस्टम से, परमानेंट सेटलमेंट से। इवन ड्यूरिंग एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी जो चाहे कितनी भी भयंकर जो है क्लाइमेटिक कंडीशन रही हो, पर इससे जो बढ़ी है इनकम वो साफ नज़र आती है। नए जो लैंडलॉर्ड्स थे वो वर स्टॉन्च सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो उसके सपोर्टर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर राजा और तालुकदार जो थे उनको पहचान मिली, उनको ज़मींदार का ओहदा दिया गया। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, उनको पे करने के लिए बोला जाता था कि आप रेंट पे करो और रेवेन्यू जो है कंपनी को वो पे करो। ठीक है, उसके अलावा अमाउंट जो है वो फिक्स्ड परमानेंट थी उनकी। ठीक है, और उनको पे करनी होती थी, सॉरी, एंड विल बी इंक्रीज्ड इन फ्यूचर, और उसको फ्यूचर में बढ़ा दिया जाएगा। अब इसका इफेक्ट पीजेंट और ज़मींदार पे यही पड़ा। पीजेंट हु वर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स ऑफ द लैंड वर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ ज़मींदार्स। अब जो पीजेंट्स थे जो कि एक्चुअल जो फसलें उगाते थे उनको हटा दिया गया, उनकी जगह पर ज़मींदार आ गए थे जिनको वो हाई रेवेन्यू दे रहे थे, जो पे कर रहे थे। ठीक है, इन ऑर्डर टू पे द रेवेन्यू पीजेंट को बोरो करना पड़ रहा था मनी। ठीक है, मनी लैंडर से हाई इंटरेस्ट पे, और जो बाद में जो मनी लैंडर्स थे वो उनको बाद में तकलीफ भी दे रहे थे। ठीक है, उससे रेगुलर फ्लो, इसमें पूछा गया है कि मोटिव क्या था परमानेंट सेटलमेंट का, तो दो मोटिव्स थे, आपको अच्छे से बताए हुए हैं। एक तो रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, यानी इनकम का रेगुलर फ्लो बना रहे। दूसरा, एनकरेज जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, दूसरा जमींदार्स को एनकरेज करना कि आप अपनी लैंड पे इम्प्रूव करो ताकि उस पर अच्छी कल्टिवेशन हो। प्रॉब्लम विद द परमानेंट सेटलमेंट, अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम भी थी। प्रॉब्लम क्या थी, ज़मींदार जो थे वर नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, वो लैंड में इम्प्रूवमेंट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि भाई जो एक्चुअल थे उनके वहाँ पर कल्टिवेटर्स जो कि पीजेंट्स थे वो तो थे ही नहीं। अब द रेवेन्यू डेट हैज़ बीन फिक्स्ड वाज सो हाई, रेवेन्यू जो था वो जो फिक्स किया गया था बहुत हाई था। ज़मींदार को बहुत डिफ़िकल्ट होता था भाई वो पे करना, क्योंकि इतना भारी जो है रेवेन्यू वो कैसे पे करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो थर्ड पॉइंट है हमारा, anyone who failed to pay the revenue lost his ज़मींदारीज वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस, मतलब एक ऑक्शंस होता है जैसे कि बोली लगाते हैं ना, वैसे बोली लगती थी उनकी, कंपनी ऑर्गेनाइज करती थी वो ऑक्शन। ठीक है, और अगर कोई रेवेन्यू नहीं कर पाता था, दे पाता था ज़मींदार, तो उसको ज़मींदारी वाले उससे ओहदे से हटा दिया जाता था। अब चौथा पॉइंट है, द रेंट टू पे फॉर द पीजेंट वॉज हाई, जो पीजेंट्स को रेंट पे करना पड़ रहा था बहुत हाई था, ज़्यादा था, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे थे वो। इज़ राइट ऑफ द लैंड वॉज इनसिक्योर, और उसका बेचारे का जो हक था, ठीक है, लैंड पे, वो भी इनसिक्योर था कि भाई हो सकता है तुम्हारी लैंड है, नहीं भी है। 19th सेंचुरी तक ज़मींदार की जो इनकम है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया, पर उससे कोई कंपनी को फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो यही इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आपको बता दी अच्छे से कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर आई। ठीक है,
उसी के साथ साथ हम अभी जो ये रिवीजन है इसकी वो करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में पढ़ा जो 1793 तक थी। फिर उसके बाद हमने परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ा जो 1793 में आई। ठीक है, अब महलवारी सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? महलवारी सिस्टम जो था उसको हॉल्ट मैकेंजी ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया। ये पंजाब का जो सिस्टम पंजाब में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर यूपी के कुछ पार्ट, सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट्स भी लिए गए थे। महल का मतलब था यहाँ पर रेवेन्यू एस्टेट डेट में इंक्लूड अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज। ठीक है, और इस सिस्टम को हॉल्ट मैकेंजी ने ही इंट्रोड्यूस किया। कलेक्टर जो थे वो गांव-गांव में जाते थे और इंस्पेक्ट करते थे लैंड को। ठीक है, कि मेजर करते थे। ठीक है, उसके बाद उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। एस्टीमेट रेवेन्यू जो है हर प्लॉट का विलेज के अंदर अंदर वो ऐड कर लिया जाता था और उसको रेवेन्यू में कैलकुलेट किया जाता था गाँव की। ठीक है, और डिमांड जो है इसकी पीरियोडिकली वो रिवाइज की जाती थी। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन। जो गांव का मुखिया होता था जिसको हेडमैन बोलते हैं, उसको रेवेन्यू को कलेक्ट करने का चार्ज दिया जाता था। ठीक है, सो इसी के साथ साथ जो तालुकदार थे, जो हेड ऑफ द विलेज को तालुकदार बोलते थे। ठीक है, रेट ऑफ रेवेन्यू वो सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक रिवीजन। इसकी पीरियोडिक रिवीजन होती थी। रेवेन्यू के जो भी कलेक्ट करते थे ये वो यानी बढ़ भी सकता था, वो कम भी हो सकता था। कम तो खैर करते नहीं थे, ज़्यादा बढ़ा ही देते थे। इट वॉज रफली हाफ ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और वो कितना होता था कि यानी जितना आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करोगे उसका बिल्कुल आधा हिस्सा। ठीक है, उसके आधे से ज़्यादा भी हो सकता था और आधा भी। अब इसके कुछ इफ़ेक्ट पड़े इस सिस्टम के। अब इसके रेवेन्यू जो पॉलिसी थी, ज़मींदार जो थे वो बहुत ज़्यादा इंडिफरेंट टूवर्ड द प्लाइट ऑफ फार्मर्स एंड डिड नॉट नथिंग टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। ज़मींदार से उन्होंने बिल्कुल खेती बाड़ी में ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और लैंड को तो वो बिल्कुल इम्प्रूव नहीं करना चाहते थे। उसके अलावा मनी लैंडर्स जो थे उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। क्या किया? उन्होंने पीजेंट्री को जो है वो अपना जो मनी है वो लैंड किया। उसके बाद वो इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा लेते थे उनसे। ठीक है, इन ऑर्डर टू मीट रेवेन्यू डिमांड एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और अरेंज मैरिजेस फार्मर टुक लोन। अब लोन लेने पड़ रहे थे उनको। ठीक है, अब हम म्यूनरो सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं जिसको रियोतवारी सिस्टम भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस सिस्टम में रेवेन्यू कलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था बॉम्बे में और मद्रास की प्रेसिडेंसीज में। ठीक है, इस सिस्टम में रेवेन्यू जो है डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था रियोत से। रियोत होते थे कल्टीवेटर्स। ठीक है, रियोत जो था रियोत वॉज रिकॉग्नाइज एज द ओनर ऑफ लैंड। और जो कल्टीवेटर्स थे इसी को ओनर माना जाता था कि भाई ये ज़मीन का यही ओनर है, मालिक है, और इसी को टैक्स जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना है। इस सिस्टम के अंदर जो था लैंड ओन्ड बाय रियोट्स वर सेपरेटली सर्वेड। अलग से उसका सर्वे किया जाता था और उसके बाद असेसमेंट बनाई जाती थी। जो टैक्सेस थे बहुत हाई थे, यानी कि 55% थे भाई। और जो है कलेक्टेड रिजिडली, और रिजिडली यानी कठोरता से उसको कलेक्ट किया जाता था। रेवेन्यू पेबल वॉज रफली हाफ ऑफ द यील्ड, यानी जितना करा जाता था, कल्टीवेशन होती थी, उसका बिल्कुल आधा हिस्सा ये लोग ले लेते थे। ठीक है, और ये थॉमस मुनरो जो थे उन्होंने डेवलप किया था ये सिस्टम। ठीक है, और इसीलिए इसको मुनरो जो सिस्टम है वो भी बोला जाता है। ओके, और इसको अप्लाई किया गया था साउथ इंडिया में भी। रियोट्स जो थे वो पोजीशन होती थी जो कि ज़्यादा बेटर तो नहीं होती थी कंडीशन पीजेंट से। ठीक है, और पहले इसको ज़मींदारी सिस्टम जो है उसमें लिया जाता था, बट उसको बाद में अलग कर दिया। ओनली डिफरेंस मतलब क्या था ज़मींदारी सिस्टम और इसमें डिफरेंस क्या था? दैट ही पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। इसमें ज़मींदारी सिस्टम में जो था वो